बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस खबर यह है कि 3 रुकनी अमरीकी वफ्द इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुका है। इस वक्त में जैक बर्कमैन और थॉमस स्वॉन्जी भी शामिल हैं। आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले जैक बर्कमैन ने यह ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान जाएंगे और जो मंजरनामा अमरीकी डॉक्टर्स ने अमरीका में पेश किया कांग्रेस के अरकान के सामने, इसका बाकायदा तौर पर एक तकाबली जायजा लिया जाएगा। अब ये वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है और अपने इस दौरे के दौरान जो 15 अप्रैल तक जारी रहेगा, पाकिस्तान की आला मिलिट्री और सिविल क़यादत से जी इनकी मुलाकातें तय की गई हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी इनकी मुलाकातें होंगी। और फिर इसके साथ साथ जो सबसे अहम नुक्ता है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के कायदीन, उनसे भी इनकी मुलाकातें करवाई जाएंगी। और फिर जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जो इसहाक डार साहब हैं, उनके साथ भी एक मुलाकात तय की गई है। और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा इस वफ्द के जो एजेंडे में शामिल है। अब जो सफारती ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अमरीकी वफ्द मईशत, तजारत, दिफाई और अस्करी ताल्लुकात और तालीम के अमूर पर बातचीत करेगा। ये वो खबर है जो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वफूद आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जैक बर्कमैन का ऐसे वक्त में अमेरिका में बैठकर ये ऐलान करना कि हम इमरान खान से भी मुलाकात की कोशिश करेंगे, और अमेरिकन डॉक्टर्स जो पाकिस्तान के हवाले से ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर अपना कंसर्न शो कर रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी एक्ट लाया गया और कुछ शख्सियात के ऊपर पाबंदी की बात की जा रही है, तो जायज़ा लिया जाएगा कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसकी क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मौजूदा सेटअप से क्या खुश हैं, डेमोक्रेसी जो मैंडेट चोरी किया गया और एक हुकूमत, जाली हुकूमत को पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत किया गया, क्या पाकिस्तान की आवाम भी इस हुकूमत के साथ अपने आप को रिलेट करती है, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। अब मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हर पाकिस्तानी को इसी एंगल से इस वक्त को देखना चाहिए कि इमरान खान से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। अगर इससे पहले डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाती है और कुछ डॉक्टर्स, कुछ बिजनेस टाइकून इमरान खान से जेल में मिले और किस हैसियत से मिले, क्या उनके पास मैंडेट था, इसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम आज भी अमेरिकन डॉक्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट के कुछ आला अफसरान से मुलाकातें की, उसके ऊपर अगर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ आपको बिजनेस टाइकून जिन्होंने जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकातें की, उसके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन ये लोग जो अमरीकी वफ्द का हिस्सा हैं, लॉ मेकर्स हैं अमेरिका में, इनकी इस जायज़ा रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी मेकिंग होगी, इसका एक बहुत गहरा असर होगा। और वो ये बात कर रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि इमरान खान से मुलाकात हमारी करवाई जाए। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट क्या अड्याला जेल के दरवाजे खोलेगी और इन तमाम शख्सियात को इजाज़त दी जाती है कि वो जाकर इमरान खान से मुलाकात करें। और वैसे अगर आपको याद हो, जैक बर्कमैन ने पाकिस्तान जाने से पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान जा रहा हूँ और मैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें करूँगा और हक़ाइक़ पर मबनी राय अमरीकी हुकूमत के साथ शेयर की जाएगी और फिर सफारती सतह पर इक़दामात उठाए जाएंगे। अगर आप जैक बर्कमैन की टाइमलाइन पर जाकर देखें ट्विटर की, और आपको फ्री इमरान खान का बार बार ये पैगाम नज़र आएगा। और जैक बर्कमैन नहीं है सिर्फ ये, बहुत सारे दीगर जो अरकान कांग्रेस हैं उन्होंने भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान के आला हुकाम जाकर इन तमाम कांग्रेसमैन से मिलते हैं और उनका ये ख्याल था कि शायद हमने कांग्रेसमैन को जो है वो जेर कर लिया, लेकिन मुलाकात ख़त्म होने के ठीक 5-10 मिनट में ही हमें इन तमाम कांग्रेसमैन का रिएक्शन इमरान खान की रिहाई के हवाले से इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर नज़र आया। लोगों ने जब ये मुलाकातें करके निकले पाकिस्तानी हुकाम, तो ये कहना शुरू कर दिया कि देखें जी, बहुत ज़बरदस्त मुलाकात रही और अमेरिका इमरान खान को भूल चुका है और अमेरिका के अंदर किसी किस्म की इस तरह की आपको मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। लेकिन इन तमाम शख्सियात ने अपने ट्विटर के ऊपर फ्री इमरान खान का नारा बुलंद किया। अब जो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त अब तक इमरान खान की रिहाई का मुतालबा क्यों नहीं किया। आप देख लें कि अमेरिका के अंदर इस वक्त टैरिफ के मामलात के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से एक आलमी जंग जो है उसका आगाज़ कर दिया है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ रहा है। अमेरिका के अपने बड़े मसाइल हैं, वो घिरे हुए हैं इस वक्त, तो वो पाकिस्तान का नंबर अभी नहीं आया।
پالیسی کیا ہوگی، حکمت عملی کیا ہوگی، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ تو اس تناظر میں وہ تمام اراکین کانگریس وفود جو پاکستان آ رہے ہیں، ان کی رپورٹس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں پاکستان ہمیشہ سے اوور دا ایئرز اس معاملے کو ایکسپلائٹ کرتا رہا، یا پھر انہوں نے اپنی پوزیشن امریکہ کے سامنے رکھی اور اس سے بڑی مضبوطی کے ساتھ استعمال کیا، اس کے اوپر کیپٹلائز کیا، وہ تھا افغانستان کا معاملہ۔ اب اس معاملے کے اوپر بھی اب ڈائریکٹ ایک انٹرونشن ہو رہی ہے افغانستان میں، اور امریکنز ڈائریکٹ رابطے میں آ گئے ہیں افغانستان کی حکومت کے ساتھ، تو وہاں پر بھی پاکستان کی اب ضرورت نہیں رہی۔ لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ رپورٹس اور وفود جو پاکستان آ رہے ہیں، ان کی اہمیت ہے اور امریکہ کو فیصلہ کرنے میں یقیناً آسانی ہوگی۔ دوسری طرف حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ دیکھیں، آپ انتظار کر رہے تھے عمران خان کی رہائی کا پروانہ امریکہ سے آئے گا، یہ پروانہ تو نہیں آیا، لیکن وفود پاکستان آ رہے ہیں اور ہماری موجودہ لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ہم نے کیونکہ انہیں قائل کر لیا ہے کہ جناب اگر آپ اور ہم اکٹھے چلیں، یعنی ہم اگر ایک پیج پر آ جائیں تو اس کا دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، اور معدنیات کا یہ جو ایک سمٹ پاکستان میں ہوا، اسے بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکنز جو پاکستان کے اندر آ رہے ہیں۔ تو اس تناظر کے اندر بھی پاک امریکہ تعلقات کو دیکھا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے۔ اور ویسے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ پاکستان کی عوام کا سوال بھی ہے، وہ تمام پاکستانی جو عمران خان کی رہائی کو لے کر اس وقت پریشان ہیں، کنسرن شو کرتے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا پاکستان کی۔ یہ پروسیس سلو ضرور ہے، لیکن اراکین کانگریس جن کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک جینون کنسرن شو کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کو لے کر۔ اب دیکھیں نا، یہ جیک برگمین یا پھر رچرڈ گرینل یا اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور ایسے وقت میں جب پاکستان کے اعلیٰ حکام ان سے جا کر ملتے ہیں اور وہ کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتے تو ٹویٹ ہو جاتی ہے، تو وہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ واقعی پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کے اوپر ان کا کنسرن ہے، اور اب یہ پورا مدعا امریکی حکام کے سامنے ایک رپورٹ کی شکل میں رکھا جائے گا۔ تو اس دورے کی ایک اہمیت ہے، اور پارٹی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے اور یہ وفد بھی اسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو یقیناً اس کی ایک امپورٹنس بڑھ گئی ہے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ آج لندن میں کیا کچھ ہوا عمران خان کی رہائی کو لے کر، اور پوری دنیا سے کیا خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف نے کال دی تھی، احتجاج ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہائی لائٹ تھا وہ ایون فیلڈ، جہاں پر نواز شریف صاحب آئے، 2 ہفتے کا ان کا یہ ٹور ہے، اور ان کی کوشش تھی کہ وہ ایون فیلڈ کی بلڈنگ میں شاید داخل ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر نون لیگ کی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، اور میں اگر یہ کہوں کہ تحریک انصاف سے زیادہ شاہن علی کی ٹیم وہاں پر موجود تھی، اور وہ بچہ جو پچھلے کئی سالوں سے ہاؤس آف شریف کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہا ہے، وہ اکیلا وہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا، اور اس نے بلاخر باؤ جی کو پکڑ ہی لیا، اور جو نعرے ہم ہمیشہ سے ایون فیلڈ کے باہر سنتے رہے، وہی نعرے آج ہمیں دوبارہ سننے کو ملے۔ اب انہوں نے کیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ ایون فیلڈ کی آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی تو ایک دروازہ مین روڈ کے اوپر ہے ہائیڈ پارک کے سامنے، اور اگر آپ ماربل آرٹ سے آ رہے ہیں، آکسفورڈ اسٹریٹ سے اگر آپ ایجوے روڈ سے ہوتے ہوئے ٹورڈز ایون فیلڈ اپارٹمنٹس مین روڈ پر آتے ہیں تو وہاں سے ایک انٹرنس ہے، یہ وہی انٹرنس ہے جہاں پر اس سے پہلے بھی نواز شریف کے اوپر متعدد دفعہ لوگوں نے آوازیں کسی اور احتجاج بھی کیا، اور یہ وہی گیٹ ہے جہاں پر مریم نواز کے بیٹے کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ تو اس دروازے سے انہوں نے انٹری لینے کی کوشش کی، تو یہ تمام بچے وہاں پر پہنچ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز تھے یا پھر اوورسیز کمیونٹی جو عمران خان کو فالو کرتی ہے اور پاکستان میں رول آف لاء چاہتی ہے، انہوں نے نواز شریف کو دیکھتے ہوئے نعرے لگائے۔ تو ان کی کوشش یہ تھی کہ مین جہاں پر مجمع تھا اس کو شاید ڈسیو کر کے نواز شریف صاحب پچھلے دروازے سے چلے جائیں گے، لیکن شیان نے نواز شریف صاحب کو پکڑ لیا، اور پھر اس نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں وہ دکھا بھی رہا ہے کہ دیکھیں جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کیا۔ اچھا، میں یہ بار بار اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو شیان اور بٹوین مریم اورنگزیب اس وقت ایک کیس بھی چل رہا ہے، تو بعض لوگوں کا شاید یہ خیال تھا کہ شیان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا ہے اور وہ بات نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ شیان پرسن ان لیٹیگنٹ ہے، یعنی اپنا وہ کیس خود لڑ رہا ہے، کوئی وکیل نہیں اس نے کیا، اور اس کے حوالے سے عدالت کی طرف سے انسٹرکشنز بھی ہیں کہ آپ اسے رپورٹ نہیں کر سکتے جو کارروائی عدالت کے اندر ہوئی۔ تو اسی لیے کچھ دن پہلے میں نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، لیکن تفصیلات سامنے نہیں آ سکی کیونکہ عدالت کی طرف سے یہ ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ تو پھر سے ایک انتہائی کامیاب
प्रेजेंस शान अली एंड कंपनी वो पहुंचे और बाऊ जी लंदन दोबारा आए तो उनका आज शान अली ने इस्तकबाल किया है। मैं आपको एक और ख़बर भी व्यूअर्स दे दूं इसी हवाले से। साउथ अफ्रीका में जी डरबन में इमरान खान की रिहाई के लिए जी एक भरपूर एहतजाज, एक कॉन्फ्रेंस हुई है, एहतजाज से ज़्यादा एक कॉन्फ्रेंस थी। लोगों ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से वहाँ पर तकरीरें भी की और साउथ अफ्रीका के अंदर इमरान खान की रिहाई का नारा लगाया गया। इसके अलावा जो 3 बड़े इवेंट्स हुए हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हरीपुर में जी कन्वेंशन हुआ है, फिर इसके बाद एबटाबाद कराची में कन्वेंशन हुआ और फिर सलमान अकरम राजा आप कराची का दौरा भी करेंगे। अगर आप पूरी दुनिया को देखें और पाकिस्तान को देखें तो पिछले कुछ दिनों से मोबिलाइजेशन हो रही है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात ज़रूर होंगे, लेकिन इन इख्तलाफात के बावजूद ये जो वोटर है ना और ये जो फॉलोअर है इमरान खान का, वो इनको ज़ोर लगाता है, उसका एक प्रेशर है और इसकी वजह से इन लोगों को ये तमाम एहतजाज या कन्वेंशंस या फिर जो जलसे जुलूस हैं वो करने पड़ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जितना मर्ज़ी इससे बचना चाहे, मसलहत की वो बार बार निशानदही करते हैं और मुज़ाकरात के हवाले से आपको मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स बैरिस्टर गौहर की या बाकी लोगों की मिलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है ना, उसका आपको एक प्रेशर नज़र आएगा इस पूरी क़यादत के ऊपर भी। और जब हम ये बात करते थे ना कि अब अगर इमरान खान पीछे हटना भी चाहें और ये जो सोशल मीडिया है, जो शऊर इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम को दिया, तो यकीनन अब इस शऊर की बुनियाद पर फैसले होंगे, किसी की पसंद या नापसंद की बुनियाद पर फैसले नहीं होंगे। तो ये इसी का नतीजा है कि आज पूरे मुल्क के अंदर आपको एक तहरीक चलती हुई नज़र आ रही है। अब इसका रुख पंजाब में भी होगा, बाकी सूबों के अंदर भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो मूवमेंट है वो मोमेंटम पकड़ रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का इस्लामाबाद में 20 अप्रैल के लिए जलसे का ऐलान है जी। अब देखना ही होगा कि इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती। अख़ुंज़ादा हुसैन अहमद का जी ऐलान है, जो तर्जुमान है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के। अब ग्रैंड अलायंस बनता है या नहीं बनता, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, आपको इसे ज़रूर फॉलो करना है। बस जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत कुछ नहीं कर रही थी तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, इनका एहतसाब शुरू हो गया सोशल मीडिया पर। वहीं पर इमरान खान के वो सच्चे सिपाही जो खामोश थे और उन्होंने पार्टी के लेवल पर जब ये देखा कि इमरान खान की रिहाई के लिए किसी किस्म की संजीदा कोशिश नहीं हो रही, तो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। आप केपी की जो 3 नौजवान क़यादत है आप उठाकर देख लें, मीना खान है उसमें, इसके अलावा शाहिद खटक हैं, मुराद सईद साहब की आवाज़, ये लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने इमरान खान की रिहाई का नारा लगाया तो लोगों ने लब्बैक कहा। उन्हें किसी भी पार्टी की कोर कमेटी के इजलास का इंतज़ार नहीं करना पड़ा और किसी भी हुक्मनामा जो उन्हें मौसूल होना था उन्होंने उसका इंतज़ार नहीं किया कि कोई इजाज़त आएगी, कोई हुक्म दिया जाएगा तो हम निकलेंगे। लोग निकले, लोगों ने अपने आप को मोबिलाइज़ किया। तो मुराद सईद साहब अब भरपूर तरीके से आपको एक्टिव नज़र आते हैं। अब मुराद सईद का आना यकीनन इस बात की भी निशानदही है कि पार्टी के अंदर जो सीनियर क़यादत है उसके ऊपर तनकीद हो रही है। और फिर ये मैं आपको ख़बर भी दे रहा हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपसे ये नहीं हो सकता और आप इमरान खान के बयानिए का वज़न नहीं उठा सकते तो फिर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो तहरीक जिसे नौजवानों ने खड़ा किया, इमरान खान का शऊर जो इस तहरीक के साथ साथ चल रहा है, जो उसने इस कौम को दिया, तो आप इस अमल को सबोताज करेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो आप अपने आप को अलग कर लें अगर आप इमरान खान के बयानी का बोझ नहीं उठा सकते। अब देखें मुराद सईद साहब जो मैदान में आए हैं, इससे पहले तो वो खामोश थे, वो भी इनके रवैये को देख रहे होंगे। मुराद सईद ने क्या कहा है, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक पैगाम जारी किया कि मैंने मादनियात बिल नहीं पढ़ा, लेकिन इसके हवाले से जिन खदशात का इजहार आप सब ने किया था और ऐसे मामलात में माजी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी तशवीश से तहरीरी तौर पर पार्टी और सूबाई हुकूमत को आगाह कर चुका हूँ। अब इसकी जो बिल है जिस पे तनकीद हो रही है, एक सवाल, अब 139 सफ़ात अगर आप सारे पढ़ें तो शायद ये मुश्किल होगा समझना कि इस बिल के अंदर कंट्रोवर्सी क्या है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी इस बिल के साथ कंट्रोवर्सी मंसूब है कि अगर इस मादनियात का जो ज़खायर किसी सूबे के अंदर मौजूद हैं, अगर उसका फ़ायदा उस सूबे को नहीं होगा, वहाँ की आवाम को नहीं होगा, तो फिर आपको ऐसी किसी भी कानून साजी के साथ खड़े नहीं होना। ये इसमें सबसे मेन चीज़ है। और यही बताया जाता है कि अगर कोई बड़े ज़खायर निकलेंगे तो वहाँ की जो हुकूमत है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और फिर कोई और ही जाकर जो है उन ज़खायर के ऊपर अपना हक जो है वो जिताएगा। तो ये एक कंसर्न ज़रूर शो किया जा रहा है। अब मुराद सईद साहब जो पैगाम देते हैं कि हमारे यहाँ कानून साजी में जहाँ
स्ट्रेटेजिक, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी जैसे अल्फाज आ जाएं तो समझ जाएं कि अपनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ या फ़ायदा या ताकत की बका और आइन और कानून से मुनाफी हर काम को कानूनी शक्ल दी जा रही है। ज़्यादा दूर क्यों जाएं, ऐसे ही अल्फाज का सहारा लेकर एक SIFC बनाई गई जो अपने मकासद में बिल्कुल वाज़ेह है। बस बेच दो का स्लोगन मिसिंग है। बाकी ये एक ऐसा ओलेक्स है जो बना सरमायाकारी के नाम पर, लेकिन अवामी ख़जाना उड़ाकर, इदारे तबाह करके अपनी ताकत को दुआम देने और अवामी वसाइल बर्बाद करने के लिए कौमी असासे और ज़खायर ही बेच रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर कब्ज़ा, सिंध की नहरों पर कब्ज़ा, बलूचिस्तान पर लूट सेल चल रही है। पख्तूनख्वा के लिए भी माफियाज के मज़मूम मकासद कोई ढके छुपे नहीं हैं। वज़ीरिस्तान में अरसे से दहशतगर्दी की वजह से स्कूल तो बंद हो जाते हैं, लेकिन कानकुनी कभी बंद नहीं हुई। वो किसके पास है? बलूचिस्तान ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। बुनियादी ज़रूरतें दरकार, सांस लेने की सहूलत नहीं, मुयस्सर क्यों नहीं? वसाइल से मालामाल है और वहाँ पर मसाइल का अंबार है। वसाइल से मालामाल और मसाइल का अंबार। मैं अपनी क़यादत को भी ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत, इस सूबे के वसाइल हमारे पास, हमारी आवाम की अमानत है। कौम का ये एतमाद हमारे पास इमरान खान की अमानत है। मुझे यकीन है कि दानिस्ता आप कभी भी इस अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे। ना दानिस्तगी भी कोई कोताही हुई तो ये कौम कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि इमरान खान की क़यादत में ये जमात इस वक्त पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। अच्छा, पाकिस्तान में ना एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इस वक्त कैंपेन चल रही है, और जिसका वोट होता है ना, जिसकी कोई कीमती चीज़ उसने किसी शख्स के अगर हवाले की है, किसी लीडर को अपना कीमती वोट दिया और उसे इस काबिल समझा कि यही हमें अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा, तो सर फिर लोग अपने उस वोट का तहफ़्फ़ुज़ और फिर आपसे डिमांड भी करेंगे, तकाज़ा भी करेंगे। और लोग ये कह रहे हैं कि ये वोट आपको इसलिए नहीं दिया था कि आप झंडे वाली गाड़ियों में बैठे, ये वोट आपको इसलिए दिया था कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए मैदान अमल में होंगे। तो वो लोग जो इस वक्त इमरान खान के नाम पर वोट हासिल करके पाकिस्तान की आवाम को ही आंखें दिखाते हैं और कहते हैं कि इमरान खान के बाद पार्टी में नंबर 2 मैं हूं और मेरे हुक्म को आपको मानना पड़ेगा, ये उन लोगों के लिए पैगाम है। कैंपेन की चल रही है, लोग ये सवाल कर रहे हैं और लोगों ने अब ये पूछना शुरू कर दिया है कि वोट तुम्हें किस लिए दिया था? इसलिए दिया था ना कि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करोगे, तो करते क्यों नहीं हो? तो अब ये पाकिस्तान के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये सवाल मेन क़यादत से पूछा जा रहा है। व्यूअर्स, अलीमा खान और मुराद सईद एक पेज पर हैं और मुराद सईद ने अपने सवालों के जरिए पाकिस्तान की आवाम को जगाने की कोशिश की, इनके ज़मीर को, वो लोग जो फैसले कर रहे हैं, झंझोड़ने की कोशिश की है। अगर ये सवाल जैसा मुराद सईद पूछ रहे हैं बाकी लोग भी पूछते तो शायद आज इमरान खान रिहा हो जाते। ये जो हमें तोहफे मिल रहे हैं ना, खबर देखें, पाकिस्तान की आवाम के लिए मरूसी किरदार ही है। हमारी सबसे बड़ी जंग क्या है? एज अ जर्नलिस्ट जो हम सवाल पूछते हैं हाउस ऑफ शरीफ से, हाउस ऑफ जरदारी से, क्या हमारा सवाल है कि तुम अपनी मरूसियत को बचाने के लिए पाकिस्तान को तबाह कर रहे हो? यही सवाल है ना। आज इसका एक नमूना आपके सामने मैं रख देता हूं। और आज क्यों काजी जैसी अदालत कोई नहीं खुलती? क्यों अकबर एस के बाबर, वो जो एक शख्स है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में जाता है, वो क्यों ऐसी पिटीशन लेकर बिलावल जरदारी के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा? वो इसलिए नहीं जा रहा कि ये अलाकार हैं सारे ऐसे लोग, और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मकबूल जमात है उसे इसी तरह रांदा दरगाह कर दिया जाए, सियासत से माइनस कर दिया जाए। आज पाकिस्तान में क्या हुआ? बिलावल जरदारी साहब की पार्टी, पीपल्स पार्टी, जो इनके नाना की पार्टी थी, इसके जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और ख़बर के मुताबिक इंतखाबात का एलामिया जारी किया गया, जिसमें बिलावल जरदारी साहब 4 साल के लिए पार्टी की चेयरमैन मुंतखब हो गए और इसके अलावा चौधरी शुजात साहब वो भी हो गए जी। अब देखना ये है कि वो लोग, चौधरी साहब जो हैं वो बिला मुकाबला हुए और इनकी डिटेल्स नहीं आई। अब इनसे कोई सवाल करेगा कि जनाब इलेक्शन कहाँ हुए? आपको याद है ना क्या क्या सवाल पूछे गए जब बल्ले का निशान छीना गया? पैसे जमा करवाए, किस जो बैंक में आपने जमा करवाए उसकी कोई रसीद दे दें, कहाँ पर आपने इलेक्शन करवाए वो बता दें, कहाँ आपने इसकी बाकायदा एडवर्टीजमेंट की, लोगों को बताया कि हम फ़लाँ तारीख को इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। अच्छा, ये आपने केपी के फ़लाँ गांव में जाकर ही आपने ये इंतखाबात क्यों करवाए? इसे आपने शहरों के अंदर इस्लामाबाद में क्यों नहीं करवाए? इसी किस्म के सवाल थे ना। अब बिलावल से कोई सवाल पूछे ना कि ये जो आप नारे मारते हैं कि कायदे जमहूरियत और शहीद जमहूरियत और डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, कहाँ गई आपके नारे और क्या हुआ उसके अंदर? क्या कोई अदालत खुलेगी? क्या कोई वक्त का काजी बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी से सवाल करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अब ज़रा गौर करें, चौधरी शुजात साहब, उन्होंने बिला मुकाबला
جو ہیں وہ صدر منتخب ہوئے، طارق حسن بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے، ٹھیک ہے، گھر میں ہی رکھے نا سب کچھ. زرداری صاحب کا بیٹا خود ہی چیئرمین بن جاتا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں یہ جو مروثیت کی وبا پاکستان کی سیاست کو کھا رہی ہے نا آہستہ آہستہ، مریم نے بھی ایسے ہی کیا، تا حیات قائد، ایسے ہی ہے نا، تا حیات قائد نواز شریف صاحب صدر. تو یہ مروثیت ہے. آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ وہ جب بھی ان کے پاس کنٹرول آتا ہے ڈیل کر کے وہ صدر بننے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، دوسری دفعہ صدر بن گئے. اور اب بیٹی کی خواہش ہے کہ کسی طرح وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے. جس پارٹی پر یہ تنقید کرتے ہیں نا کہ دیکھیں جی تحریک انصاف اندرونی انتشار کا شکار ہے، ہوں گے جی انتشار کا شکار یہ لوگ، لیکن احتساب ہوتا ہے. یہاں پر احتساب کمیٹی بنائی گئی، کرپشن کوئی کر رہا ہے تو پکڑ لو. آپ کی پارٹی کے اندر تو ایسی کوئی کمیٹی آپ کو نہیں ملے گی. ہاں جب وقت بدلتا ہے تو پھر احتساب آپ کا ضرور ہوتا ہے، پھر آپ کے کرپشن کے قصے بھی باہر آتے ہیں. آپ دیکھیں ایک تقریر کی مریم نواز نے، اور میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ کچھ چیزیں ویوز آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کیونکہ یہ پاکستان میں مروثیت ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے. ایک تقریر ہے جی، مریم نواز چیف منسٹر پنجاب، انہوں نے جا کر ترکی میں ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے انگریزی میں 2-2.5 منٹ کا ان کا ایک کلپ ہے جس میں وہ دیکھ کر پڑھ رہی ہیں، پیپر ریڈنگ ہو رہی ہے. اور وہاں جا کر بھی انہوں نے اپنے خاندان کی باتیں کہی، میں، میرا، ہمارا، اور 3 بار کا وزیر اعظم، اور میں پہلی سی ایم پنجاب، اور میں اس حیثیت سے یہاں کھڑی ہوں. ہمیں ان کی تقریروں میں سے میں کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے. تو پاکستان کی عوام انہیں اپنے ساتھ کیوں ریلیٹ نہیں کرتی؟ اس وجہ سے جب آپ یہ میں، میرا، ہمارا کی گردان بند کر دیں گے. مریم نواز کتنی دفعہ اپنے حلقے میں گئی اور وہ کیوں نہیں جاتی اپنے حلقے میں، اور کیوں اپنے آپ کو پاکستان کی عوام سے ریلیٹ نہیں کرتی؟ ان کو معلوم ہے نا کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے. اصل راستہ تو وہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہ راستہ آتا ہے. تو کوششیں ہو رہی ہیں جی آج پاکستان کے اندر اس اقتدار کو کیسے تول دیا جائے، اور کمپٹیشن بڑا سخت ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ احتجاج بہت اچھی بات ہے، آپ سب کچھ کریں، لیکن آپ کی اولین جو ترجیحات اس وقت ہونی چاہیے، ایجنڈا نمبر 1 ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی. اس کے لیے آپ کو عمران خان کو باہر کیسے نکالنا ہے، آپ حکمت عملی طے کریں. مزاحمت ہے، مفاہمت ہے، آپ کو دونوں کام کرنے پڑیں گے. پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان کا مزاج ایسا ہے جو مفاہمت چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ مفاہمت کے ذریعے کریں. پارٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مزاحمت چاہتے ہیں، کریں مزاحمت اور پریشر بلڈ اپ کریں. یہی راستہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور ایجنڈا بھی یہی ہونا چاہیے. حکومت سر آپ کا ایجنڈا نہیں ہے. اگر کوئی کے پی میں رہ کر حکومت کرے اور کہے کہ سب اچھا ہے اور دیکھیں ہمارا کنٹرول ہے، ہمارا صوبہ، اس سے عمران خان کو یا پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. صرف آپ بھی اقتدار کو انجوائے کریں، پھر ہم یہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. دوپہر کو فیصل چودھری صاحب کا جی میں نے انٹرویو کیا ہے، اور عمران خان کی ملاقاتیں کون طے کیا کرتا تھا، فیصل چودھری صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں بتائیں. بس یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.